आज हम लोग जियोग्राफी में पढ़ने वाले हैं। क्लास 9th का जियोग्राफी एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं। और क्लास 9th के एनसीईआरटी में जो जियोग्राफी है उसमें जो भी लेसन है उसको हम लोग कंटिन्यू लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो ये दो चीज़ों से इम्पॉर्टेंट, दो तरह से इम्पॉर्टेंट है। एक तो क्लास 9th के लिए है ही, और उसके अलावा जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वनडे एग्जाम्स हो चाहे सीएससी हो, तो उसमें भी उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे ताकि क्लास 9th के लिए भी यह काम दे सके, और आगे कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स हैं, जो परीक्षाएं हैं, उनके लिए भी काम आ सके। उस तरह से हम लोग इंटरलिंक करके पढ़ेंगे। तो जो इसमें दिया रहेगा वो टॉपिक तो कवर करे किया ही जाएगा, और साथ ही इसके अलावा भी जो इंटरलिंक करने वाला होगा उस टॉपिक को भी हम लोग कवर करेंगे, ताकि सारी चीज़ें वो क्लियर होती चले। तो हम लोग एक एक करके, भले एक लेसन में 2 वीडियो बनाना पड़े, लेकिन हम लोग आराम से पढ़ेंगे ताकि पूरे डिटेल्स ले के साथ में, और तब आगे बढ़ते चलें। तो चलते हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है भारत। लेसन 1 जो है क्लास 9th का जो जियोग्राफी है एनसीईआरटी, उसमें का पहला लेसन है भारत का आकार और स्थिति। मतलब भारत की आकार कैसे है, कैसा इसका मैपिंग है, आकृति कैसी है, और स्थित कहाँ है ग्लोब पे। इससे पहले हम लोगों को कुछ सारांश जानना पड़ेगा कि ये भारत है क्या। तो एक देश है, कंट्री है। कंट्री से पहले उससे बड़ा क्या होता है, महाद्वीप होता है। महाद्वीप और महासागर ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, तो यह सभी मिलकर यह किस पे है, तो एक ग्रह है जिसका नाम है पृथ्वी, उस पे है। इससे पहले थोड़ा सा और बैक में अगर जाना चाहें हम लोग, तो हम लोग पढ़े होंगे कि हमारा एक सौर परिवार है, और सौर परिवार का जो मुखिया है वह कौन है, तो सूर्य है, जो कि एक तारा है। और उसके अलावा 8 ग्रह उसके परिक्रमा उसका करते रहते हैं दीर्घवृत्ताकार कक्ष में। जैसे अगर दूरी के अकॉर्डिंग देखा जाए, दूरी के अनुसार देखा जाए, तो पहले सूर्य आता है। सूर्य का परिक्रमा पहले कौन करता है, तो सबसे नजदीक ग्रह है बुध, फिर उसके बाद से शुक्र है, शुक्र के बाद से पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद से कौन है, मंगल है, मंगल के बाद से कौन है, तो शनि है, शनि के बाद से कौन है, बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद से कौन सा है, तो अरुण है, अरुण के बाद से वरुण है। उसके बाद से एक और था प्लूटो, लेकिन प्लूटो को 2007 में 2007 में क्षुद्र ग्रह के श्रेणी में उसको रख दिया गया। ऐसा इसलिए कि ग्रहों की एक स्पेसिफिक परिभाषा होती है कि ग्रह एक निश्चित क्लास में अपना रोटेट होते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं। लेकिन जो प्लूटो था वह ग्रह के रूल्स को फॉलो नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण उसको ग्रह की श्रेणी से निकालकर सीधे सीधे रख दिया गया। किसमें, तो ग्रह की श्रेणी से उसको निकाल कर रख दिया गया क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में। तो वैसे ही हमारा जो पृथ्वी है वह एक प्रकार का ग्रह है, जिसको नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले सूर्य की दूरी के आधार पर जो पृथ्वी है वो तीसरे नंबर की ग्रह है। यानी सूर्य से दूरी के आधार पर पहले नंबर का जो ग्रह है वो बुध है, दूसरे नंबर का जो ग्रह है वो शुक्र है, और तीसरे नंबर का पृथ्वी हमारी है। तो पृथ्वी भी किसका चक्कर लगाती है, आपका सन का, यानी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें 9th में पढ़ना है, कुछ आपको 12th और 11th में पढ़ना है। तो जो चीज़ 9th में है उसको आज हम लोग देख रहे हैं कि लेसन 1 में है भारत, और भारत का आकार और स्थिति। तो इससे पहले हम लोग देखेंगे ग्लोब। पूरा पृथ्वी जो है, पृथ्वी के आकार का एक काल्पनिक गोला, जिस पर स्थल और जल मार्ग को दिखाया गया है, जिस पर अक्षांश और देशांतर को दर्शाया गया है, उसको हम ग्लोब कह सकते हैं, उसको ग्लोब कहा जाता है। तो ठीक उस ग्लोब पे देखा जाए कि भारत की स्थिति कैसी है, तो उसके बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है कि भारत कहाँ स्थित है, भारत का आकार कैसा है, कहाँ कहाँ सीमा साझा करता है, विश्व के मुकाबले भारत की स्थिति कैसी है, विश्व के मुकाबले भारत का क्षेत्रफल कैसा है। ये सभी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा चलें कि दिशाओं के बारे में जानें कि दिशाएं कितनी होती हैं। मुख्यतः दिशाएं तो आप सभी को पता होगा, लेकिन जो व्हाइट बोर्ड होता है, मैप होता है, उस पर कैसे दिशाएं निर्धारित की जाती हैं, तो ये सभी को पता होगा। ऊपर नॉर्थ होता है, उत्तर, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूर्व होता है, और इधर साइड पश्चिम होता है। इसके बीच में अगर आएगा तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, पूर्वोत्तर जिसको कहा जाएगा। इसके बीच में आ जाएगा तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, और इसके बीच में आएगा तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा। तो ये सभी दिशाएं हैं। तो ये यहाँ कहाँ, इसका अभी यूज नहीं है, आगे यूज हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग को पहले पढ़ना है कि 3-4 टॉपिक हम लोग को क्लियर करना है। 3-4 टॉपिक में हम लोग पहले पढ़ेंगे कि ये वाला पार्ट, इसको कहा जाता है अंतर्द्वीप। ये है अंतर्द्वीप। एक होता है
ए वाला पार्ट जिसको कहा जाता है प्रायद्वीप, और एक होता है ए वाला पार्ट जिसको कहा जाता है द्वीप, और एक होता है बहुत बड़ा सा भाग, इसको कहा जाता है महाद्वीप। तो इन चारों पॉइंट को पहले हम लोग क्लियर कर लेंगे तो सीधे चलेंगे इस पे। अंतर्द्वीप किसे कहते हैं? ऐसा क्षेत्र जो तीन ओर से संकीर्ण रूप से तीन ओर से जल से घिरा होता है, उसे हम अंतर्द्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप किसे कहा जाता है? तो ऐसा भाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो, ऐसा भाग जो तीन ओर से जल से घिरा होता है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे भारत का साउथ इंडिया जो है, आगे हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे इसको, तो ये प्रायद्वीप कहलाएगा। द्वीप किसे कहते हैं? तो ऐसा स्थल जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो, लेकिन छोटा स्थल जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो उसे द्वीप कहा जाएगा। और महाद्वीप, इसका भी परिभाषा यही होगा, बशर्ते द्वीप से बड़ा होता है। तो ऐसा बड़ा स्थल जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो उसे हम कहते हैं महाद्वीप। तो वैसे महाद्वीप के कैटेगरी में अगर हम देखें तो टोटल पृथ्वी पे, आप सभी को पता होगा, जो पृथ्वी है उस पर 71% वाटर एंड 29% आपका स्थल है। मुख्य रूप से जो परतें हैं तीन तरह की होती हैं, आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसका। एक स्थल मंडल, एक होता है जल मंडल, और एक होता है वायुमंडल। तो वायुमंडल के 5 परतें होती हैं, सभी को पता होगा। क्षोभ मंडल, उसके बाद से समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, और आयन मंडल के बाद से है बहिर्मंडल। तो क्षोभ मंडल में जितने भी मौसमी घटनाएं होती हैं, जो भी बारिश का आना, मौसम का बदलना, मौसम को परिवर्तित होना, ये सभी मौसमी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सभी घटनाएं आपके क्षोभ मंडल में होती है। क्षोभ मंडल के बाद आपका आता है समताप मंडल, वहाँ टेम्परेचर समान रहता है, वायुयान उड़ाने के लिए उत्तरदायी होता है। फिर उसके बाद तीसरा आता है मध्य मंडल, उसके बाद से आयन मंडल है। आयन मंडल में बहुत सारे सैटेलाइटों को, रेडियो एक्टिव तरंगों को या सैटेलाइटों को लॉन्च किया जाता है। फिर उसके आयन मंडल के बाद है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में जितनी हल्की गैसें जैसे नियान हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सभी गैसें वहाँ पर विद्यमान होती है। इस सभी के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जब आएगा तो चर्चा करेंगे, यहाँ पर केवल एक सारांश के रूप में मैं बता दिया। तो महाद्वीप में टोटल कितने महाद्वीप हैं? तो पूरे पृथ्वी पर, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अधिकतम भूभाग पर क्या है? जल है। अब आती है पृथ्वी की बात, तो पृथ्वी पर व्यक्ति रहता कहाँ है? तो पृथ्वी पर, पृथ्वी का जो ऊपर वाला जो परत है, ऊपर वाला है, जो ऊपर वाला जो परत है, ऊपरी परत है, जिसको भूपर्पटी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? भूपर्पटी। भूपर्पटी पर क्या होता है? मनुष्य या जो भी जीव है वो निवास करते हैं। पृथ्वी के बहुत लोग आते हैं पृथ्वी के अंदर चला, पृथ्वी के अंदर नहीं, पृथ्वी के अंदर तो मेटल्स, नॉन मेटल्स ये सब पाए जाते हैं। तो पृथ्वी के ऊपर वाला जो परत है जिसको भूपर्पटी कहा जाता है, उस पर हम लोग निवास करते हैं। तो हम लोग देखें पहले महाद्वीप 7 है, 7 महाद्वीप है। इसमें से पहला एशिया महाद्वीप, दूसरा साउथ अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, चौथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, पांचवा अंटार्कटिक, छठवां यूरोप, और सातवां जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इसमें सबसे बड़ा महाद्वीप के रूप में एशिया महाद्वीप है, जिसमें भारत, चाइना, रसिया, ऐसे कंट्री, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मालदीव, ये सभी देश, श्रीलंका, ये सभी देश आते हैं, बांग्लादेश, ये म्यांमार, ये सभी देश जो है इसके अंतर्गत आते हैं। एशिया मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे देश आते हैं। वैसे है साउथ अफ्रीका महाद्वीप में बहुत सारे देश हैं, फिर यूरोप महाद्वीप है, फिर आपका उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है। तो महाद्वीपों में सबसे बड़ा अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, इससे अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से ना देखा जाए, अगर देशों की संख्या की दृष्टि से देखा जाए कि किस महाद्वीप पर देशों की संख्या ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा देशों की संख्या अफ्रीका महाद्वीप में है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है एशिया महाद्वीप। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा क्षेत्र, इसलिए कहा जाता है कि एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो साउथ अफ्रीका महाद्वीप पर मानव जाति का विकास माना जाता है कि उद्गम वहीं पे हुआ, जो होमोसेपियंस है, और वहाँ का जो संस्कृति रूप से जो सभ्य मानव माना जाता है कि सभ्य मानव का विकास कैसे हुआ, तो एशिया महाद्वीप से माना जाता है। खैर हम लोग जब उसको हिस्ट्री में कवर करेंगे, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो। लेकिन महाद्वीप की संख्या 7 है,
और 7 महाद्वीप में ही पूरा विश्व विभाजित है। वैसे महासागरें भी हैं, लेकिन यहाँ पर महासागरों को हमको नहीं पढ़ना है। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट ग्लोब में। ग्लोब में 2 तरह की रेखाएं पाई जाती हैं, मौजूद होती हैं, एक अक्षांश रेखा और एक देशांतर रेखा। तो पहले हम लोग क्लियर कर लें अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो ग्लोब पर क्षैतिज रूप से खींची जाती है, क्षैतिज ऐसे पड़ी ऐसे खींची जाती है, उसको कहा जाता है अक्षांश। यानी ऐसी काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब पर क्षैतिज रूप से खींची गई होती है, उसको कहा जाता है अक्षांश। देशांतर किसे कहते हैं? तो देशांतर किसे कहा जाता है? तो ऐसी रेखाएं जो ग्लोब पर ऊर्ध्वाधर खींची जाती है, ऐसी रेखाएं जो ग्लोब पर ऊपर से नीचे अर्थात ऊर्ध्वाधर खींची जाती है, उसको कहा जाता है देशांतर रेखा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड है भारत का आकार और स्थिति ग्लोब पर, इसलिए इसको बताना जरूरी था। अब देशांतर में 2 ही होता है, क्योंकि देशांतर में अभी मैं बताया कि ऊपर से नीचे मतलब ऊर्ध्वाधर खींची जाने वाली जो रेखाएं हैं उसको देशांतर रेखा कहा जाता है। तो ऊर्ध्वाधर खींची जाने वाली रेखाओं को ऊपर से नीचे जब आएगा तो 2 ही हो सकता है, या इधर पूर्व हो जाएगा या तो पश्चिम हो जाएगा। तो देशांतर में 2 तरह के, या तो पूर्वी देशांतर या तो पश्चिमी देशांतर। और अक्षांश में 2 तरह के, कौन? तो अक्षांश में जब हेरिजेंटल है यानी क्षैतिज है तो एक तो ऊपर होगा एक नीचे होगा, मतलब एक या तो ऊपर या अर्थात ये हुआ कि उत्तर, और एक नीचे का मतलब दक्षिण। तो इस तरह से अक्षांश रेखाएं जो है वह उत्तर या दक्षिण की तरफ रहती हैं, और जो देशांतर रेखाएं वो या तो पूर्व की तरफ होंगी या तो पश्चिम की तरफ होंगी। अब यहाँ से देखें 0 अंश की जो अक्षांश रेखा होती है, 0 अंश की जो अक्षांश रेखा मतलब कि जो बिल्कुल ही यह ऐसी काल्पनिक रेखा होगी जो क्षैतिज रूप से खींची गई होगी और पृथ्वी के बीचों बीच से जा रही होगी। तो ऐसी काल्पनिक रेखा, ऐसी अक्षांश रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरती है, उसके केंद्र से होकर गुजरती है, उस अक्षांश रेखा को हम भूमध्य रेखा अथवा विषुवत रेखा कहते हैं। यानी या तीसरे रूप में ऐसे कह सकते हैं कि 0 अंश की अक्षांश रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं। यह भूमध्य रेखा विषुवत रेखा करती क्या है? तो पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटने का काम करती है। 2 गोलार्धों में कैसे बांटती है? तो एक ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाला हिस्सा। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। 2 गोलार्धों में बटा हुआ है। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध 2 भागों में बांटने का काम कौन करती है? 0 अंश की अक्षांश रेखा, जिसको भूमध्य रेखा अथवा विषुवत रेखा कहा जाता है। फिर यह जो देशांतर रेखा है यह 2 भागों में बांटती है, या तो पूर्व या पश्चिम। अब हम लोगों को देखना है कि भारत की स्थिति कहाँ है ग्लोब पे। तो भारत की स्थिति कहाँ है? तो देखा जाए यहाँ पे भारत है, यहाँ पे भारत है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर देशांतर यानी ऊपर से नीचे में देखा जाए तो इधर पश्चिम हुआ इधर पूर्व हुआ, इसका मतलब देशांतर में पूर्वी देशांतर में, यानी भारत की स्थिति एक चीज तो क्लियर हो गई कि यह पूर्वी देशांतर में होगा। कहाँ होगा? पूर्वी देशांतर में। अब कहाँ से कहाँ तक होगा ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरी चीज अक्षांश में देखा जाता है तो 0 अंश की अक्षांश है, तो जिसको भूमध्य रेखा कहा जाएगा। अब यह उत्तर जाएगा या दक्षिण जाएगा, इसका मतलब ये उत्तर की तरफ है, ऊपर है इसका मतलब उत्तर की तरफ है। तो अक्षांश रेखा में देखा जाए तो भारत की स्थिति उत्तर है, और दशांतर रेखा में किधर है? पूर्व की तरफ है। अर्थात अगर पूछा जाए कि भारत की स्थिति ग्लोब पर कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं 8 अंश 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, 37 अंश 37 डिग्री 6 अंश 6 मिनट जो है 37 डिग्री और 6 मिनट नॉर्थ तक फैला हुआ है उत्तरी अक्षांश। यानी अक्षांशों में भारत की स्थिति कहाँ से कहाँ तक है? 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट तक, 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में भारत स्थित है। देशांतर की बात करें तो देशांतर में कहाँ से? 68 अंश 7 मिनट से लेके 68 अंश 7 मिनट से लेके 97 अंश 25 मिनट, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर, अभी मैं बताया कि पूर्वी देशांतर में है, यहाँ है देशांतर रेखा ऊपर से नीचे आती है और इधर साइड है, इसका मतलब पूर्वी देशांतर में है।
कहाँ से कहाँ तक है, तो सीधे है 97°25' पूर्वी देशांतर पर स्थित है ये भारत। यानी भारत की स्थिति हमको पता चली कब कब, तो देशांतर की स्थिति में और अक्षांश की स्थिति में। तो अक्षांश की स्थिति में हम लोगों ने देखा कि भारत की स्थिति कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में है तो अक्षांश में कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में, यानी उत्तरी अक्षांश पे। और देशांतर में देखा जाए तो 68 अंश 7 मिनट से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का फैलाव है। ये तो रहा भारत की बात। अब आते हैं हम लोग भारत की जो यह हम लोग क्या देखें, स्थिति देखें। भारत की स्थिति के बाद ये भी हम लोग तय कर लिए कि भारत ग्लोब में कहाँ है, तो दक्षिण गोलार्ध में नहीं बल्कि उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में है तो किस देशांतर में है, पूर्वी देशांतर में। कहाँ से कहाँ स्थिति है ये सब देख लिए। अब हम लोगों को दूसरा पॉइंट देखना है कि भारत जो है किसके मामले में, क्षेत्रफल के मामले में पूरे विश्व में कितने स्थान पे आता है, और जनसंख्या के मामले में पूरे विश्व में कितने स्थान पे आता है। इन दोनों को हम लोगों को देखना है। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने नंबर का देश है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रसिया है, रूस है। उसके बाद से सेकेंड नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में बताया जा रहा है, वर्ल्ड की स्थिति से अगर तुलना की जाए तो विश्व का सबसे बड़ा देश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो रूस है, दूसरा कनाडा है, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथा चीन है, पांचवा ब्राजील है, छठवां ऑस्ट्रेलिया है और सातवां नंबर भारत का है। अर्थात विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत को अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें नंबर पर आता है। और जनसंख्या पॉपुलेशन की दृष्टि से अगर देखा जाए, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत का स्थान सेकंड है। हालांकि यह जो मैं सेकंड बता रहा हूं भारत का स्थान जनसंख्या की दृष्टि से, यह बेसिस ऑफ 2011 का सेंसस के अनुसार है, मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार है। अभी जो प्रेजेंट टाइम की जनगणना है वो अभी नहीं आई है या नहीं हुई है कोविड-19 के चलते, जिसके कारण नहीं हो। अब जनसंख्या जब आ गया तो जनसंख्या को पता कैसे किया जाता है, जनगणना से। अब जनगणना होता कौन है, इस जनगणना होता कैसे है, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो पहले हम लोग देख ले रहे हैं, एक पॉइंट इसमें बीच में आ गया है जनगणना, तो जनगणना को देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं कि जनगणना होता क्या है, कैसे होता है और कब इसकी शुरुआत हुई, तो इसका थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, फिर से चलेंगे आगे। जनगणना जो होता है इससे कई क्रक्स निकलते हैं। क्या क्या, एक तो आंका जाता है, जनगणना जब होती है तो एक आंका जाता है डेवलप कि पॉपुलेशन कितना ग्रोथ हुआ है, मतलब कि जनसंख्या कितनी बढ़ी है या कितनी घटी है, यूथ पॉपुलेशन कितना बढ़ा है और ओल्ड पॉपुलेशन कितना घटा है या बढ़ा है, इसका आंकड़ा तय होता है। फिर पॉवर्टी लाइन तय होती है कि गरीबी रेखा से कितने लोग अभी ऊपर हैं, कितने लोग नीचे हैं, कितने लोगों को मूल सुविधाएं प्राप्त हैं, कितने लोगों को मूल सुविधाएं प्राप्त नहीं है, ये सब चीज़ें। फिर आर्थिक गतिविधियों को या कोई प्लान, कोई स्कीम लॉन्च करने के लिए, पॉलिसीज लॉन्च करने के लिए बहुत सारे पिलर्स होते हैं जिस पे जनगणना टिका होता है, इसलिए जनगणना आवश्यक होता है। तो इसका जो है शुरुआत कब से हुआ, इसका शुरुआत हुआ 1872 में, लॉर्ड मेयो का शासनकाल था। उस समय चूंकि ब्रिटिश रूल इंडिया चल रही थी, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत हुई। लेकिन नियमित रूप से नियमित रूप से जनगणना का शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में शुरू हुआ और तब से चल रहा है। लेकिन देश आज़ाद हुआ कब, 1947 में। तो 1947 के बाद 1951 में पहली बार राष्ट्रीय जनगणना हुई, यानी देश जब स्वतंत्र हो गया तो पहली बार स्वतंत्रता के बाद कब जनगणना की गई थी, 1951 में। अब देखिए जनगणना के बाद से परिसीमन आयोग भी बनता है। ये परिसीमन आयोग के बारे में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे, तो उसमें परिसीमन आयोग को पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर देख लेंगे 1951 में पहली बार जनगणना हुई थी और अब तक कितनी जनगणनाएं हो चुकी हैं, तो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होती है। इसका मतलब दूसरा 1961 में हुआ होगा, फिर 1971 में हुआ होगा, फिर 1981 में हुआ होगा, फिर 1991 में हुआ होगा, फिर 2001 में हुआ होगा, फिर 2011 में हुआ होगा। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 अभी तक कंप्लीटली 7 अर्थात 7 जनगणनाएं, 7 सेंसस हो चुकी हैं। अब 8वां सेंसस जो है वो
2021 में होने वाला था, तो 2021 में होने वाला था, लेकिन 2021 में हो क्यों नहीं पाया? क्योंकि पेंडेमिक ऑफ कोविड 19 का उस समय पेंडेमिक चल रहा था, मतलब उस समय दौर चल रहा था, महामारी चल रहा था कोरोना का, कोविड 19 का, जिसके कारण 2021 वाला जो जनगणना सेंसस है वो नहीं हो पाया, अभी भी नहीं हो रहा, अभी हुआ भी, शुरुआत भी शायद नहीं हुआ है। तो अभी तक कंप्लीटली 7 जनगणना हो चुकी है। तो ये है जनगणना के बारे में। तो जनगणना ये हम लोग देख लिए। तो जनसंख्या के मामले में अगर जनगणना वर्तमान में हो तो हो सकता है कि चाइना से आगे निकल गया हो जनसंख्या हमारी भारत की, लेकिन ऐसे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत जो है विश्व में सेकेंड नंबर का है। और विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसके पास है? तो 1 नंबर पे है चाइना। ठीक, वैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रसिया है, सेकेंड नंबर का देश कनाडा है, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथा चाइना है, पांचवा ब्राजील है, छठवां ऑस्ट्रेलिया है, सातवां भारत है। यानी विश्व के क्षेत्रफल के दृष्टि से देखा जाए तो भारत कौन देश है? क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है भारत। अर्थात पूरे विश्व का जितना क्षेत्रफल है उसका 2.4%, विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% का मतलब ये हुआ कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। यानी भारत का टोटल जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, और विश्व के क्षेत्रफल का 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। ये हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पे थोड़ा सा महाद्वीप से मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले रहा हूँ। रसिया जो है यह किस महाद्वीप में पड़ता है? दोनों महाद्वीप में पड़ता है। एक ऐसा देश है, पहले यूएसएसआर होता था, तो यह अभी 2 देशों में पड़ता है, 2 महाद्वीपों में पड़ता है रसिया, एक यूरोप महाद्वीप और एक एशिया महाद्वीप। कनाडा जो है वह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, और यह सीमा साझा करता है ग्रीनलैंड से, और दूसरा सीमा साझा करता है यूएसए से, जो बाइडेन वाला जो अमेरिका है उससे। तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, यह भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। चौथा है चाइना, ये एशिया महाद्वीप में पड़ता है। पांचवा जो है ब्राजील, यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को सांपों का देश के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पे काफ़ी बहुत ज़्यादा होता है, तो काफ़ी के बागान भी सबसे ज़्यादा हैं यहाँ पे। अमेजन नदी भी यहाँ पे है, विश्व की सबसे अपवाह दृष्टि से सबसे चौड़ी नदी जो है, अपवाह दृष्टि से सबसे बड़ी नदी जो है वो अमेजन नदी है, ब्राजील में ही है। तो ब्राजील में कॉफ़ी के बागान भी है। तो उत्तरी अमेरिका किस में पड़ता है? ब्राजील दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। फिर ऑस्ट्रेलिया खुद एक महाद्वीप है। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्व भाग, ऑस्ट्रेलिया में जैसे ये ऑस्ट्रेलिया मान लीजिए, यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का उत्तर पूर्व वाला भाग यह महान प्रवाल भित्ति से बना हुआ है। प्रवाल भित्ति मैंने समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे होंगे। प्रवाल भित्ति का मतलब जो मूंगा होता है, मूंगा, तो मूंगा का जो ऊपर का कवच होता है, कंकाल होता है, किसका बना होता है? CaCO3 का, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो उस कैल्शियम कार्बोनेट के अवक्षय से उस भूमि का निर्माण हुआ है, इसलिए इसको ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। बहुत बड़ी भूमि है, उत्तर पूर्व भाग में है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया में है, जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व भाग में पड़ता है। और पूछा जाए भारत में कहाँ है, तो भारत में कौन ऐसा द्वीप समूह है जो वहाँ से मूंगों से बना हुआ है या वह प्रवाल भित्ति से बना हुआ है? तो भारत में वह है जिसका नाम है, वह द्वीप है जिसका नाम है लक्षद्वीप। तो जो लक्षद्वीप समूह बना हुआ है वो प्रवाल से बना हुआ है भारत में जो है, तो लक्षद्वीप है। और पूरा अगर विश्व में पूछा जाएगा तो सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व भाग में है, जिसका ग्रेट बैरियर रीफ नाम है। अब यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से 2 चीज़ और लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया खुद महाद्वीप है, एक मर्रे और एक डार्लिंग। एक मर्रे और डार्लिंग, 2 नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, मर्रे नदी भी, डार्लिंग नदी भी। विक्टोरिया का क्रक्स भी यहाँ से है। तो 2 नदियाँ भी निकलती हैं, मर्रे नदी और डार्लिंग नदी। तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से याद रखेंगे आप लोग। फिर हम लोग कभी महाद्वीप जब पढ़ेंगे तो विस्तृत चर्चा करेंगे इस पर। भारत की बात कही जाए तो भारत कहाँ पड़ता है? एशिया महाद्वीप में पड़ता है। तो एशिया महाद्वीप में पड़ता है। अब इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे कि भारत की स्थिति तो हम लोग देख ही चुके। अब हम लोग को पढ़ना है कि भारत का स्टेट कैसा है, बॉर्डर कैसा है, और कितने देशों से यह सीमा साझा करता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलते हैं भारत पे। तो भारत वाला हिस्सा हम लोग देखते हैं। इसके नीचे जो है
हिंद महासागर है। एक यही महासागर है, हिंद महासागर, जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा हुआ है। बाकी कोई ऐसा महासागर नहीं है जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा हो, बशर्ते हिंद महासागर को छोड़ के। तो इसको याद रखेंगे, सही रहेगा। तो देखेंगे हम लोग भारत को, यह है भारत हमारा। भारत की लंबाई ऊपर से नीचे तक, मतलब जम्मू कश्मीर से, यानी लद्दाख से, अभी तो लद्दाख हो गया, तो लद्दाख से और यहाँ तक मतलब कन्याकुमारी तक, ये सबसे लास्ट छोर है कन्याकुमारी, तमिलनाडु में पड़ता है। तो सबसे लास्ट छोर और ऊपर से नीचे ऊर्ध्वाधर तक लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। यानी भारत का ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक टोटल लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर है। और जो ऐसा हेरिजेंटल जो लंबाई है भारत का, वह कैसा है? तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में, यहाँ गुजरात है पश्चिम भाग में और पूर्वी भाग में है अरुणाचल प्रदेश। यह अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी कोहिमा है और गुजरात जिसकी राजधानी गांधीनगर है, इन दोनों के बीच कितना किलोमीटर का डिफरेंस है? 2933 किलोमीटर। 2900, यानी पश्चिम से पूर्व भारत की लंबाई 2933 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर देखा जाए लंबाई तो 3214 किलोमीटर है। अब यहाँ से गुजरात से और आंध्र प्रदेश के जो टाइम जोन है, उस टाइम जोन में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में उनके टाइम जोनों में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, ये थोड़ा सा याद रखेंगे। यहाँ से अब यहाँ जो भारत है, ये भारत यहाँ से एक पर्वत जाता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे और पढ़ेंगे, एक रेखा के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हम लोग देखे रहे थे कि भारत की स्थिति कहाँ थी। तो भारत स्थित था 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित था, इसकी स्थिति थी। तो भारत के बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा जाती है, ग्लोब वाली ही, ये 0 अंश की अक्षांश रेखा थी, इसके ऊपर 23.5 अंश की अक्षांश रेखा, 23.5 अंश की उत्तरी अक्षांश रेखा जो जाती है उसको कहा जाता है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा। तो जो कर्क रेखा है ये भारत के कितने राज्यों से होके जाती है? 8 राज्य से होके जाती है। याद रखेंगे कौन कौन से राज्य से होके जाती है। सीरीज में अगर देखा जाए तो गुजरात, गुजरात के बाद से राजस्थान, राजस्थान के बाद से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद से झारखंड, झारखंड के बाद से सीधे जाती है कहाँ पे? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद से त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद से आपका है मिजोरम। इन टोटल इन्हीं 8 राज्यों से होकर यह रेखा गुजरती है जिसका नाम है टॉपिक ऑफ कैंसर। केवल भारत की बात की जा रही है, यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और क्या करती है? भारत को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, उत्तर का भारत और दक्षिण का भारत। तो दक्षिण का भारत 22 अंश की जो उत्तरी अक्षांश है, वहां से दक्षिण का भारत जो होता है वो सरकरा होता जाता है और यह बन जाता है कौन सा भारत? तो ये बन जाता है प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। अब क्यों प्रायद्वीपीय भारत बन जाता है भाई? क्योंकि अभी पहले मैं बताया हूँ कि ऐसा स्थल, भारत की बात नहीं की जा रही है, ऐसा कोई भी स्थल जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ हो या 3 ओर से उसका सीमा बॉर्डर जल से लगता हो, उस स्थल को प्रायद्वीप कहा जाता है। तो ठीक, यह प्रायद्वीप होगा। तो हमारा साउथ इंडिया भी प्रायद्वीप के अंतर्गत आता है, सरकरा है और 3 ओर से जल से इसके सीमा लगता है। अब 2 चीज देख लेते हैं हम लोग। भारत की सीमा 2 चीजों से लगती है, एक स्थलीय सीमा लगती है और एक जलीय सीमा लगती है, जिसको तटीय सीमा भी कहा जाता है। तट का मतलब जो समुद्र के किनारे हो। तो भारत के ऐसे 9 राज्य हैं जिनका सीमा जो है समुद्र से साझा होता है, यानी लगता है। यानी भारत के कितने राज्यों का सीमा समुद्र से लगता है, यानी कितने राज्य तटीय राज्य हैं भारत के? तो भारत के 9 राज्य जो हैं वो तटीय राज्य हैं। 9 स्टेट जो इंडिया के हैं वो तटीय राज्य है। कौन 9 स्टेट है? पहला में गुजरात है, गुजरात से शुरुआत कर रहे हैं हम। गुजरात के बाद से महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद से कौन है? महाराष्ट्र के बाद से गोवा है, गोवा के बाद से कर्नाटका है,
कर्नाटका के बाद से केरला है, केरला के बाद से तमिलनाडु है, और तमिलनाडु के बाद से सीधे आगे चलेंगे तो आंध्र प्रदेश है, जो अभी 2014 में अलग हो गया आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो अभी आंध्र प्रदेश है जो तट के किनारे है। आंध्र प्रदेश के बाद से आपका है वो क्या बोला जाता है, उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद से, जिसको उड़ीसा 2011 में कर दिया गया, तो उड़ीसा के बाद से है आपका क्या बोला जाता है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल मीन्स पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। यानी इतने राज्यों का जो सीमा है वो तटीय सीमा लगाता है भारत का। ये 9 राज्य लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। अब इसमें से भी पूछा जाएगा सबसे ज्यादा अगर कौन लगाता है, तो सबसे ज्यादा तटीय सीमा गुजरात का लगता है। सबसे ज्यादा समुद्री सीमा या तटीय सीमा कौन साझा करता है, तो गुजरात साझा करता है। सबसे कम कौन करता है, पश्चिम बंगाल करता है। ये भी याद रखेंगे। अब देखा जाए कि इंडिया में टोटल कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो टोटल इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, राज्य हैं, 28 राज्य, और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यूटीज है, यूनियन टेरिटरीज, यूटीज है। 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है। टोटल भारत की बात की जा रही है। अब भारत की स्थिति के बारे में देखा जाए थोड़ा सा, तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी बिल्कुल। आगे देखा जाए, इसी क्रम में आगे देखा जाएगा तो भारत में जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है भारत का, जो कि था यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। और सबसे उत्तरी बिंदु उसका नाम क्या है, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, और इसका इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट 2004 में तो ये जलमग्न हो गया, सुनामी आया था उसी में जलमग्न हो गया था। तो इंदिरा पॉइंट है, आगे फिर हम लोग देखेंगे। इसमें देखें थोड़ा सा, ये भारत है। अब यहाँ से डायरेक्शन अगर देखा जाए ध्यान से, तो ध्यान से अगर डायरेक्शन देखा जाएगा तो ये पूर्वोत्तर राज्य होंगे, पूर्वी भाग है, ये पश्चिमी भाग है तो पश्चिमी वाला राज्य होगा, ये उत्तर वाला भाग है, ये दक्षिण वाला भाग है। अब यहाँ से देखा जाए तो लक्षद्वीप कहाँ पड़ता है, तो सीधे लक्षद्वीप भारत के किस स्थान पे, तो दक्षिण और पश्चिम, भारत के मुख्य बिंदु से दक्षिण पश्चिम पर क्या बनता है, दक्षिण पश्चिम पर क्या है, लक्षद्वीप है। यह किससे बना हुआ है, मूंगों से बना हुआ है, प्रवाल द्वीप है। और लक्षद्वीप के सीधे दक्षिण, लक्षद्वीप के सीधे दक्षिण में एक द्वीपीय देश है, देश कंट्री है, जो कि द्वीपीय है, चारों ओर से जल से घिरा हुआ है, उसका नाम है मालदीव। उस देश का नाम है मालदीव। वैसे श्रीलंका भी कैसा देश है, द्वीपीय देश है, चारों ओर से कैसे घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। तो श्रीलंका इधर है और लक्षद्वीप के सीधे दक्षिण में पड़ता है मालदीव, तो जो कि क्या है, एक द्वीपीय देश है। ये वैसे ही इधर इस मुख्य भाग से इधर देखा जाए, मतलब दक्षिण पूर्व की तरफ, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। उसे उत्तर पश्चिम देखा जाए, जम्मू कश्मीर है। उत्तर पूर्व में देखा जाए तो पूर्वोत्तर, ये सब राज्य हैं। अब यहाँ पर देखा जाए कि टोटल जो तटीय राज्य थे 9 भारत का, उसका कुल बॉर्डर कितना किलोमीटर है, तो 7516.6 किलोमीटर जो तटीय सीमा भारत लगाता है ऐसे, इसका टोटल लंबाई कितना है, 7516.6 किलोमीटर। और कुल टोटल भारत की जो लंबाई है, टोटल भारत जो सीमा लगाता है कुल, वह कुल सीमा कितना है, 15,200 किलोमीटर। इन भारत का कुल सीमा 15,200 किलोमीटर है, और भारत की तटीय सीमा अगर पूछा जाए तो 7516.6 किलोमीटर है। तो कुल लंबाई जो है सीमा की 15,200 किलोमीटर, उसमें भारत सबसे ज्यादा सीमा साझा किसके साथ करता है, तो सबसे ज्यादा सीमा, अब 2 तरह के क्वेश्चन बन गए, एक स्थलीय सीमा, एक तटीय सीमा। तो तटीय सीमा में सबसे ज्यादा सीमा लगाता है वो है गुजरात, और स्थलीय सीमा में देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा किसके साथ भारत साझा करता है, तो स्थलीय सीमा, टोटल लंबाई स्थलीय सीमा की या कुल सीमा की लंबाई कितनी है भारत की, 15,200 किलोमीटर। तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। तो भारत स्थलीय सीमा सबसे ज्यादा किस देश के साथ लगाता है, तो उस देश का नाम है बांग्लादेश, जो 1971 में बना। 1971 से पहले क्या था बांग्लादेश, तो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय, ऑपरेशन विजय के तहत इसको आज़ाद किया गया। और जो भारत का राष्ट्रीय गान है, हम लोग जानते होंगे, जनगण मन अधिनायक जय है, उसको किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक वहाँ भी बांग्लादेश का भी जो राष्ट्रीय गान है उसका नाम है अमार सोनार बंगला।
तो उसको भी किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा था। तो बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान वही लिखे थे जो भारत के राष्ट्रीय गान लिखे थे। तो बांग्लादेश में शेख मुजब्बिर रहमान जो थे उनको उनके वही आज़ादी आंदोलन में बहुत ज़्यादा अग्रिम रहे थे, और उन्हीं के शायद जो अगला जनरेशन है उसमें से शेख हसीना जो है इस समय प्राइम मिनिस्टर है वहाँ की, बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है भारत, 4096 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा सीमा भारत का किस देश के साथ लगता है? तो बांग्लादेश के साथ लगता है, 4096 किलोमीटर। लेकिन क्वेश्चन तो यहाँ से आ गया कि बांग्लादेश से आखिर सीमा जब सबसे ज़्यादा लगता है, तो बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा जब सीमा भारत का लगता है, बॉर्डर लगता है, तो कौन कौन ऐसे भारत के राज्य होंगे जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते होंगे? तो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाला पहला राज्य जो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है उसका नाम है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो जो वेस्ट बंगाल है, जहाँ का मुख्य खाद्यान्न फसल आप जानते हैं क्या है? चावल है। लोग चावल मछली ज़्यादा खाते हैं वहाँ के। तो पश्चिम बंगाल जो है यह बांग्लादेश का भारत का एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से सीमा साझा बॉर्डर लगाता है। वैसे और भी राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। इधर सिक्किम है, इधर से आपका असम है, इधर से मिजोरम है, और इधर आपका त्रिपुरा है। इसका मतलब कितना राज्य हो गया? 1 2 3 4 5, टोटल 5। यानी कुल कितने भारत के राज्य जो हैं बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य हैं। भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मिजोरम, त्रिपुरा। जिसमें से सबसे ज़्यादा सीमा साझा किस राज्य के साथ होता है बांग्लादेश का? तो हम पश्चिम बंगाल के साथ। पश्चिम बंगाल के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा होता है बांग्लादेश का। तो ये तो हो गया सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला। सबसे कम सीमा साझा भारत किसके साथ करता है? सबसे कम, तो सबसे कम सीमा साझा भारत करता है तो वह करता है अफगानिस्तान के अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। कितना किलोमीटर? लगभग 105 दशमलव कुछ किलोमीटर। बहुत सारी किताबों में आपको 105 भी मिलेगा, कुछ ऐसे भी किताब हैं जिसमें लगभग 106 भी मिलेगा। तो इसी के आसपास 105 दशमलव कुछ किलोमीटर के आसपास अफगानिस्तान से सीमा साझा करता है। तो सबसे ज़्यादा सीमा भारत का किसके साथ लगता है? बांग्लादेश के साथ लगता है। सबसे कम किसके साथ लगता है? अफगानिस्तान के साथ लगता है। अब देखा जाएगा भारत के पड़ोसी मुल्क कौन है, यानी भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? अगर शुरुआत से देखा जाए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उसके बाद से नीचे देखा जाए तो मालदीव भी है, श्रीलंका भी है, श्रीलंका के बाद उधर से आपका बर्मा म्यांमार भी है, बांग्लादेश भी है, उसके बाद से कौन सा है? भूटान भी है, नेपाल है, चाइना है। ये सभी इसके पड़ोसी देश हैं भारत के। और जहाँ तक हम लोगों को देखना है उसमें कि भारत जो है जो सबसे कम सीमा साझा करता है अफगानिस्तान के साथ। अब ज़्यादा हम लोगों का न्यूज़ बना रहता है पाकिस्तान के साथ, तो इसके साथ भी थोड़ा सा देख लिया जाए। जो 1947 में अलग हो गया, संविधान सभा में तो साथ रहा लेकिन उसके बाद से साथ छोड़ दिया, अलग कंट्री की मांग होने लगी। हालांकि अलग कंट्री की मांग तो 1940 से ही कर रहे थे मुस्लिम लीग, तो वो अलग बात है, हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे उस चीज़ को। लेकिन पाकिस्तान जो है, यह पाकिस्तान किन किन राज्यों से, भारत के किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है? तो भारत के किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है पाकिस्तान, थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे एक बार तो क्लियर हो जाएगा। तो वह राज्य है गुजरात। गुजरात के बाद से, सॉरी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, गुजरात, गुजरात के बाद से राजस्थान, राजस्थान के बाद से पंजाब, पंजाब के बाद से जम्मू कश्मीर। तो इतने राज्य जो हैं, 4 राज्य, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, इतने राज्य जो है पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। और श्रीलंका की बात जहाँ तक की जाए तो श्रीलंका जो है वह आदम ब्रिज के साथ जुड़ा हुआ है, तमिलनाडु से जो धनुषकोडी है उससे जुड़ा हुआ है। और क्योंकि वो द्वीपीय देश है, मालदीव जो है उसका देखा जाए तो हिंद महासागर में पड़ता है, तो वह लक्षद्वीप से सीधे दक्षिण है। हाँ, एक चीज़ और, लक्षद्वीप कहाँ पे है? तो अरब सागर में स्थित है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह वह हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ऐसे खाड़ी कितने हैं? तो खाड़ी जो है श्रीलंका और भारत से जो जुड़ा हुआ है, भारत जो श्रीलंका से जुड़ा हुआ है उसके बीच में 2 तरह की खाड़ी है, एक पाक जल संधि है, एक मन्नार की खाड़ी है। तो एक मन्नार की खाड़ी, एक पाक जल संधि यहाँ पे है, भारत और श्रीलंका के बीच में। इधर जो है अरुणाचल क्या बोला जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में यहाँ बंगाल की खाड़ी है। गुजरात में आपको देखेंगे तो खंभात की खाड़ी है।
ये सब खाड़ियाँ हैं। विश्व का सबसे बड़ा खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। तो ये सब चीज़ें यहाँ तक आज हम लोग क्लियर किए। आधा लेसन 1 तक जहाँ तक मैं लगा कि आप लोगों को समझ में आएगा, वहाँ तक मैंने बताया इंटरलिंक करके एक एक चीज़ों को। फिर एक नेक्स्ट और वीडियो बनाना पड़ेगा, तब जाके ये लेसन 1 क्लियर होगा। तो कोई बात नहीं, हम लोग दोबारा भी फिर मिलेंगे, लेकिन जो भी पढ़ेंगे बिल्कुल व्याख्यात्मक रूप से पढ़ेंगे, ताकि बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, नहीं कि शॉर्टकट में मारते हुए मतलब भगते हुए चले गए। तो जो भी पढ़ेंगे स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।